यमलोक में महिष एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ समय से उसे मोटे होने का ताना सुनने को मिल रहा था। 19, 20, 21, 22। अरे बस बस, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्या गड़बड़? जितना जोर तुम लगा रहे हो महेश, उस हिसाब से तो बदबूदार गड़बड़ होगी। हाँ। छी छी चित्रगुप्त जी, आपको कदापि शर्म नहीं आती है क्या, ऐसा भद्दा उपहास करते हुए? अरे अरे, उपहास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। मुझे चिंता है तुम्हारी। हाँ, दिख रहा है कितनी चिंता है। जाइए जाइए, अपना कार्य कीजिए आप। क्या हुआ भाई, किस बात पर बहस चल रही है? देखिए ना महाराज, ये मेरे व्यायाम का उपहास बना रहे हैं। परंतु तुम व्यायाम कर किस लिए रहे हो? क्योंकि महाराज, जब मैं आपके साथ धरती लोक पर जाता हूँ तो वहां सब मुझे चिढ़ाते हैं, मोटा मोटा बोलते हैं। बताइए, इसलिए मैं ऋतिक रोशन बनना और उसके जैसी बॉडी बनाना चाहता हूँ। ऋतिक रोशन? अरे ये कौन सा असुर है? अरे ये असुर नहीं, सबका ससुर है। बहुत ही कामुक, बहुत ही हंसमुख। क्या? मेरा मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैंडसम आदमी है। उसकी बॉडी बहुत अच्छी है महाराज। परंतु तुम कितना भी प्रयास कर लो, उसके जैसे नहीं बन पाओगे। उसने ऐसा शरीर प्राप्त करने के लिए अथाह मेहनत की है वत्स। ये सुनकर महिष को गुस्सा आ गया और उसने डंबल फेंकते हुए कहा, अरे आपने क्या मुझे ऐसा वैसा भैंसा समझ लिया है क्या? मैं अगर अपनी पर आ जाऊं ना तो क्या ना करके दिखा दूं। और सुनिए, महिषी कहते हैं कहीं वहम में हो। महाराज, आपका महेश रील्स देखकर पगला चुका है। इसे धरती लोक की ऊट पटांग वस्तुएं मत दिखाया करिए। आपका कथन एकदम उत्तम है। अब इसे पुनः कार्य पर लगाना पड़ेगा। यमराज की बात सुनकर महिष का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे किसी ने उसके सामने जलेबी रखकर छीन ली हो। वो बुदबुदाया, कार्य पर? कौन सा काम, कैसा कार्य? कूड़ा उठाने का कार्य। अरे गधे! महाराज, मैं गधा नहीं हूँ, भैंसा हूँ। तुम जो भी हो, कार्य वही जो सदियों से तुम्हारा है, आत्मा उठाना। क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे वाहन हो? अरे महाराज, धरती लोक पर तो बहुत ठंड है आजकल। इतनी ठंड में आत्मा उठाने निकलना, ये तो अत्याचार है महाराज, ऐसा नहीं करो। अत्याचार? अरे मूर्ख, ये तुम्हारा कर्तव्य है। चलो तुरंत निकलो, सर्दियों में वर्कलोड ज्यादा होता है मूर्ख। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, थोड़ा मौसम सुधर जाए फिर उसके बाद देखेंगे। यमराज ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, क्या कहा तूने? मौसम सुधर जाए? अरे धरती लोक की ठंड से डर गया तू? तू भैंसा है या कोई पिल्ला? महाराज, मेरा उपहास मत उड़ाइए। पिछली बार भी गया था, तब से मेरे खुरों में ठंडक जम गई है। अभी तो बैठते ही धुआं निकलता है। महाराज, लगता है अब इसे ऊनी मोजे दिलवाने पड़ेंगे। चलो महेश, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। इतना कहते ही महिष के कान खड़े हो गए। मजबूरन वो चल पड़ा।
कुछ देर बाद दोनों धरती लोक की ओर उड़ते हुए उतरे। ठंडी हवा ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि महिष के तुरंत नथुने सिकुड़ गए। हे प्रभु, यहाँ तो हवा में भी ठंड के कांटे लगे हैं। मेरे तो कान बर्फ बन गए। अब थोड़ा इधर ध्यान दो। हमें एक ही आत्मा लेनी है और उसका नाम है पुट्ठा। अरे अरे, ये कैसा नाम है पुट्ठा? ये भी क्या नाम है भाई? अरे तुम अपने कार्य पर ध्यान दो, नाम पर नहीं। नाम तो पता नहीं कैसे कैसे होते हैं लोगों के। दोनों पुट्ठा के गांव पहुंचे। चारों तरफ धुंध ऐसी थी कि कुछ दिखना मुश्किल था। घर के अंदर से धुआं उठ रहा था। पास जाकर देखा तो एक औरत अंगीठी सेंक रही थी। वही थी शर्मीली, पुट्ठा की पत्नी। सुनो स्त्री, यम है हम। अरे मैं हूँ शर्मीली, लेकिन शर्माती नहीं हूँ। कौन हो तुम दोनों? नौटंकी करती करती सीधा मेरे घर चले आए हो क्या? महाराज, लगता है ये हमें पहचान ही नहीं रही। अरे हम यमराज हैं, मृत्यु लोक के स्वामी। ओहो, और मैं हूँ इंद्राणी। चलो निकलो मेरे घर से, नहीं तो अभी झाड़ू मार के परलोक भेज दूंगी। इतना कहकर उसने झट से झाड़ू उठाई और दोनों को दरवाजे के बाहर खदेड़ दिया। यमराज और महिष बाहर आकर ऐसे खड़े हुए जैसे ठंड में दो कबूतर ठिठक गए हों। अरे महाराज, ये औरत तो बिजली जैसी है, बोलने से पहले ही वार कर देती है। तभी शर्मीली बाहर आती है और गरजते हुए कहती है, अरे ओ नकली बाबा, बिना बताए किसी के घर में घुसाना बदतमीजी की हद है। किससे मिलना था? तुम्हारे पति से। क्या बोला? तुम्हारा पति? ये कैसी बेहयाई की भाषा है? पहली बार किसी पराई औरत से बात कर रहे हो क्या? आपका पति, बोलो, समझे? महाराज, अब ये व्याकरण भी सिखा रही है। ये जैसा कह रही है वैसा ही कहो। जी जी जी, मैं आपके पति से मिलने आया हूँ। और तमीज से। देवी जी, अगर अवसर हो तो मैं आपके पति देव से भेंट कर सकता हूँ। नहीं, चलो फुटो यहाँ से। अरे, इतनी सभ्यता के बाद बात करने के बाद भी इतनी घनघोर बेइज्जती। इतनी ठंड में मुझे अंगीठी के पास से उठकर यहाँ आना पड़ा। जाओ, मैं कुछ नहीं बताती। चलो जाओ यहाँ से। शर्मीली ने जब झाड़ू उठाई ही थी कि यमराज ने भारी आवाज में कहा, अब बहुत हुआ। अगले ही पल आसमान में गड़गड़ाहट गूंजी। धरती कांप गई और पूरा आंगन काला धुआं बनकर भर गया। शर्मीली के सामने वही रौद्र रूप, विशाल शरीर, चमकता मुकुट, गरजता स्वर और पीछे खड़ा कांपता हुआ महिष। आप सच में यमराज हैं? हाँ देवी, अब भरोसा हो गया। हाँ, बिल्कुल, माफ कर दो यमराज जी। अब महाराज जी, गलती हो गई। झाड़ू तो बस आदतन उठा ली थी। आदतन? अरे, लगता है रोज किसी ना किसी की पिटाई करती होगी। तेरी जबान फिर चली तो झाड़ू यमलोक तक पहुंचा दूंगी। यमराज ने माहौल शांत किया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ठीक है देवी, बताइए कि आपके पतिदेव श्रीमान पुट्ठा जी कहाँ हैं? हम उसी की आत्मा लेने आए हैं।
वो मंदिर गया था महाराज, पर अब तक लौटा नहीं। मंदिर में इतनी ठंड में? हाँ, मैंने मना किया था, बोली थी पतिदेव इतनी ठंड में मत निकलना, कहीं जम मत जाना, लेकिन सुनता कहाँ है। ऊपर से भुलक्कड़ ऐसा कि घर का दरवाजा तक भूल जाए। अच्छा अच्छा, मतलब रास्ता भटक गया होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। महाराज आप जाइए, मैं यही रहूंगा। अंदर थोड़ी गर्मी है, थोड़ा सेक लूं। ए मोटे, तू घर में रहेगा तो पूरा राशन खा जाएगा। चल निकल बाहर। देखो महाराज, इसने तो मेहमानदारी की भी वाट लगा दी। महेश, बाहर आओ। तेरा नाम शर्मीली किसने रखा रे? शर्म तो तुझे छूकर भी नहीं गुजरी लग रहा है। चल अब चुपचाप चल। तीनों निकल पड़े। यमराज, उनका कांपता हुआ भैंसा महेश और आगे आगे बड़बड़ाती शर्मीली। कभी गली में, कभी तालाब के किनारे। हर जगह खोजते रहे। महाराज, ये बुढ़ा कहीं बर्फ के गोले में तो नहीं बदल गया? मुंह बंद रख। मेरे पुट्ठा को कुछ हुआ तो तुझे ही दोष दूंगी। हाँ, दोष देना आसान है, ठंड में चलना मुश्किल। उसी वक्त मोहल्ले के कुछ लोग वहाँ से गुजरे। उन्होंने यमराज और महेश को देखा। एक के सिर पर मुकुट, दूसरे के सींग पर बर्फ और पीछे गर्म शॉल में लिपटी शर्मीली। अरे देखो भाई देखो, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कोई नाटक वाटक पार्टी आई है। अरे भाई, ये कौन सा ड्रामा है? अरे भाई, लगता है यमराज की विंटर शूटिंग हो रही है। हाँ, ये कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है भैया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने कल ही फोन में देखा था, एक न्यूज आई थी। हाँ। भीड़ हंसने लगी। महेश का चेहरा तमतमा गया। वो भुमकारा, ओए, किस पे हंस रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ? शांत रहो महेश। इन मनुष्यों का कार्य मात्र दूसरों का उपहास बनाना है। हमें आत्मा ढूंढनी है। चुपचाप चलो। हाँ, पर इनकी हंसी सुनकर मेरे कान जम रहे हैं। तभी अचानक भीड़ में एक आदमी आगे बढ़ा। उसने यमराज का गदा हाथ में लेकर कहा, अरे वाह भाई वाह, प्रॉप्स भी बिल्कुल असली जैसे हैं। दुष्ट मनुष्य, ये प्रॉप्स नहीं, असली गदा है। अरे असली गदा? ये लग रहा है हम मेरे को गदा समझ रहे हैं, तभी बोल रहे असली गदा। गधा समझ नहीं रहे, तुम असलियत में गधे हो। अगर ये गदा हमने चला दी तो तुम्हें स्वर्ग लोक नजर आ जाएगा। क्या कहा? चलो फिर हमें भी मारो मारो मारो। यम है हम। यम? अरे यम यम यम, ये अंग्रेजी वाला यम यम तो नहीं है? हे प्रभु, धरती के लोग अब डरते तक नहीं, बस ठाके लगाते रहते हैं। ये बिल्कुल मूर्ख है, जब देखो कहीं भी हंसते रहते हैं। अरे चलो यहाँ से, इन बेरोजगारों के पास और कोई काम थोड़े ही है। हाँ, और तेरा वो भुलक्कड़ पुट्ठा तो बड़ा कमाऊ पूत है। आज न जाने किसी और के घर जा घुसा हो। वो लोग उनकी बातें इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। और आखिरकार उन्हें तालाब के पास पुट्ठा दिखा, जो ठेले के पास खड़ा था। उसके सामने गर्मा गर्म पकौड़ों की महक हवा में घुल रही थी। अरे वाह, क्या खुशबू है, जरा दोना तो देना भाई। अबे तू पैसे देगा या मुफ्तखोरी करने आया है? पैसे?
मेरे पास थे, या शायद घर पर है, या मंदिर में। अरे जा रे, पगला निकला ये तो। शर्मीली, यमराज और महेश दौड़कर वहां पहुंचे। पुट्ठा अब ठेले के चारों ओर घूमते हुए पूछ रहा था, भाई साहब, मैं कहाँ जा रहा था, जरा बता दो ना। अपने घर जा रहे थे। मेरा घर कहाँ है? प्रभु, ये तो असली भुलक्कड़ निकला। इसे सचमुच इसका घर नहीं पता। उठा, चलो, अब वक्त आ गया है। ठहरो महाराज, पहले मैं जरा बात कर लूं भुलक्कड़ से। आप कौन बहन जी? बहन जी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी आधी उम्र मेरी डांट में निकली है। ओ, तो आप वही हैं जो हर सुबह मुझे गर्म पानी से डराती थी, वही है ना आप? बस अब मैं तेरा दिमाग गर्म कर देती हूँ। पुट्ठा इधर उधर भागने लगा। यमराज बीच में आ गए। देवी जी, कृपया हमें अपना कार्य करने दीजिए। पहले मैं इनकी याददाश्त वापस ला दूं, फिर ले जाना महाराज। हे प्रभु, कुछ करो। एक तो इतनी सर्दी से मेरे सींग कपकपा रहे हैं, ऊपर से शर्मीली की बेशर्मी। सच कहूं महेश, तो धरती की ठंड से नहीं, मुझे इस औरत के पागलपन से डर लग रहा है। जल्दी कुछ करिए, वरना मैं रोने लगूंगा। शर्मीली पुट्ठा के पीछे भाग रही थी। और यमराज माथा पकड़कर बोल रहे थे, कभी कभी धरती पर आकर लगता है कि असली यम तो ये घर की औरतें हैं। आदमी मौत से डरे न डरे, परंतु अपनी बीवी से अवश्य डरेगा। अरे भैंसे भैया और डरावने बाबा जी, मुझे इस महिला से बचा लीजिए। आपने सही कहा था प्रभु, आदमी मौत से नहीं, बीवी से डरता है। शर्मीली हाथ में झाड़ू लेकर पुट्ठा पर टूटी जा रही थी और बेचारा पुट्ठा अपनी धोती संभालते हुए भाग रहा था। आज तुझे ऐसा ठिकाने लगाऊंगी कि पिछले जन्म की भी याददाश्त लौट आएगी। अरे देखो ना, ये ड्रामा पार्टी वाले खड़े। अरे कुछ तो शर्म करो। शर्म मेरे नाम में ही है, पर तू जैसे भुलक्कड़ के साथ रह के उड़ गई है। देवी, कृपया शांति बनाए रखिए। आप हटिए महाराज, पहले इसका इलाज जरूरी है, फिर आत्मा का हिसाब करिएगा। हे प्रभु, इसे रोकिए ना, वरना मैं मरने से पहले ही मर जाऊंगा। महेश, कुछ करो। प्रभु, ठंड में कुछ सोच नहीं पा रहा, फिर भी कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। अरे देवी जी, आप शांत हो जाइए। पतिदेव तो अरे प्रभु, मैं तो शांति से आया था, पर ये तो हिंसा की मूर्ति निकली। अरे अब बस भी करो देवी, इतनी सर्दी में हमारे शरीर जम गए हैं। महाराज, मुझे तो लगता है आत्मा तो इनकी लेनी थी, पर अब हमारी ही निकल ना जाए। सच कह रहा है तू। चल, अब वापस चलते हैं। ये दोनों तो अगले जन्म तक ऐसे ही लड़ेंगे। सोचा था 2 मिनट का कार्य होगा, परंतु यहाँ तो 2 घंटे हो गए। चलिए प्रभु, वरना मैं जम जाऊंगा। चलिए। दोनों पलटकर जाने ही वाले थे कि शर्मीली चिल्लाई, अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं आप मेरे पुट्ठा को लिए बिना? देवी, इसका समय निकल गया और आप इसे पीटती ही रहीं। अब इसकी मृत्यु का समय आगे बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अभी थोड़े दिन और जिएगा? हाँ, अब जब तक अगला आदेश ना आ जाए, यह आपके साथ रहेगा। शर्मीली हंसी और बोली,
सच कहूँ प्रभु, मैंने आपको आते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने और पुट्ठा ने ये पूरा नाटक रचा ताकि आप इन्हें न ले जाएं। इन्हें भगा दिया और आपको डरा दिया। क्या मतलब ये सब मात्र अभिनय था? हाँ प्रभु, ठंड में मैं अपने आदमी को कैसे जाने देती। मैंने सोचा अगर यमराज डर जाए तो बच जाएगा। प्रभु, धरती की औरतें तो यमलोक को भी मात दे सकती है, मुझे लग रहा है अब। सही कहा। अब समझ आया, पुरुष शीघ्र क्यों मर जाते हैं। अरे नहीं महाराज, मरते नहीं, बस बीवियों से डर के जीते हैं। और कुछ तो मर के भी नहीं बचते। देवी, आपने तो यमराज को भी चक्कर में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? चलो महेश, यहाँ से निकलते ही भूल जाओ कि हम कब आए थे। प्रभु, मैं तो पहले ही भूल गया था, अब आप ही याद रखिएगा। नहीं नहीं, मुझे भी याद रखना चाहिए। पर अरे, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि किस बात की याद रखनी है। अरे हाँ, मुझे भी लगता है सर्दी लग रही है। दोनों जैसे तैसे ठंडी हवा में कांपते हुए यमलोक की ओर लौटने लगे। पीछे से शर्मीली अंगीठी के पास बैठकर पुट्ठा से बड़बड़ा रही थी। सुन पुट्ठा, अगर अगली बार तुम मुझे भूल गए, मैं सच में यमराज को फोन कर दूंगी। हो? अरे नहीं नहीं, मैं भूला नहीं था, मैं तो नाटक कर रहा था मैं। नाटक लड़ाई का करना था, लेकिन तू मुझे भूल गया, इसलिए मैंने सचमुच तुझे पीट दिया। हाय, तो कितनी बुरी है। तू भूलेगा तो पिटेगा, बता आगे से कभी भूलेगा? अच्छा बाबा, मैं नहीं भूलूंगा। बढ़िया। उधर यमराज और महेश वापस यमलोक पहुँचे तो वहाँ भी ठंड आ चुकी थी। चारों तरफ सर्दी का असर दिख रहा था। यमराज नाक से भाप छोड़ रहे थे और महेश कंबल ओढ़े कांप रहा था। चित्रगुप्त पास खड़े थे और अपने रजिस्टर को घूर रहे थे। हे प्रभु, प्रभु, यहाँ भी ठंड आ गई, पर धरती से तो कम ही है। अगली बार सर्दियों में कोई धरती का कार्य करने मत भेजना प्रभु, बस आप गर्मियों की ही कॉल लीजिएगा। और मैं थर्मल लेकर आऊंगा। और हाँ, अगली बार शर्मीली से नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज, ऐसी गड़बड़ बार बार होगी तो मेरे पास पंक्ति लंबी हो जाएगी। लोग बोलेंगे यमराज की सर्विस स्लो है। चित्रगुप्त जी, आप कृपया इस भूल को अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। भुलक्कड़पति, नाटकबाज पत्नी और ठंड से प्रभावित यमराज। परंतु आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे, आप ऐसा ना बोलिए प्रभु। मैं एक नोट लिख देता हूँ कि आत्मा संग्रह में देरी के लिए यमराज जिम्मेदार नहीं है, घरेलू नाटक जिम्मेदार है। नहीं नहीं, सर्दी जिम्मेदार है। हम ये झेल लेते हैं, लेकिन सर्दी नहीं। ये सुनकर महेश ने कंबल को और कस के ओढ़ लिया। उधर धरती से शर्मीली की गूंजती आवाज आई। पुट्ठा, अगली बार भूलोगे तो यमराज को कॉल कर दूंगी। हे भगवान, ये औरत, जिस दिन इसे लाना होगा तो क्या होगा? धमाल होगा, और क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा उसके बाद फिर यमलोक में। आनंद या फिर दंड? ये तो उसी दिन पता चलेगा। फिलहाल सर्दी का आनंद लो। महेश ने कंबल सिर तक ओढ़ लिया, जैसे हाइबरनेशन में चला गया हो, और यमराज भी लेट गए। यमलोक में 2 महीने का सर्दी का अवकाश आज से प्रारंभ होता है।
चित्रगुप्त जी, किसी सेवक को बुलाकर कृपया गरम चाय पकौड़े हो जाते तो आनंद आ जाता। अवश्य महाराज, अभी बुलाता हूँ।